Hello everyone, we are reading the chapter number 2 of history for class 8th, that is from trade to territory। और अभी तक हम इस चैप्टर में रीड कर चुके हैं कि किस तरह से अलग अलग इंडियन रूलर्स को हराकर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आलमोस्ट अपना रूल इस्टेब्लिश कर चुकी है इंडिया में। हमने देखा किस तरह से बंगाल के नवाबों को हराया, उसके बाद अवध को अनेक्स किया, हैदराबाद को अनेक्स किया, जो मराठास थे उनको हराकर उनका राज्य जो है अपने राज्य में मिला लिया गया। अलग अलग नीतियाँ अपनाई, पॉलिसीज़ अपनाई, जिसमें जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी थी और सब्सिडरी अलायंस एक दूसरी पॉलिसी थी, जिसके अंतर्गत ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को अपने स्टेट में मिला लिया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। और इस चैप्टर में हम लोग रीड करने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से अपना जो राज्य उन्होंने सेटअप कर चुके थे वो उसको किस तरह से एडमिनिस्टर किया, उसमें किस तरह से शासन और व्यवस्था को उन्होंने बनाया। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785। वॉरेन हेस्टिंग्स एक बहुत ही फेमस गवर्नर जनरल हुए हैं। was one of the most important figures who played a significant role in the expansion of company power. By his time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. तो अभी तक कंपनी ने बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में अपनी जो पावर है वो इस्टेब्लिश कर चुकी थी, बंगाल में भी इस्टेब्लिश कर चुकी थी। तो बहुत सारे एरियाज़ थे जो कंपनी अब तक जीत चुकी थी और अंडर देयर कंट्रोल वो कर चुके थे इंडिया का बहुत सारा हिस्सा। British territory were broadly divided into administrative units called presidencies। तो ब्रिटिशर्स ने जिन जिन क्षेत्र पर अधिकार किया उनको वो कहते थे प्रेसिडेंसीज, उनको कहा गया प्रेसिडेंसीज। और देयर वर मेनली 3 प्रेसिडेंसीज। तो 3 ऐसे मेन एरियाज़ में डिवाइड किया गया ब्रिटिशर्स की टेरिटरी को। 3 मेन प्रेसिडेंसीज थी। कौन कौन सी? बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द 3 प्रेसिडेंसीज अंडर ब्रिटिश रूल, तो आपने नाम इन्हीं तीनों के लेने हैं, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ईच वॉज रूल्ड बाय ए गवर्नर। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गवर्नर जनरल। और हर एक प्रेसिडेंसीज का एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाता था। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, जो गवर्नर जनरल है वो उस प्रेसिडेंसीज का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव है या रिफॉर्म्स है या कोई और जस्टिस के मामले में जो फैसले लेने होते हैं वो सारा कुछ जो है ये सुप्रीम पावर गवर्नर जनरल को दे दी गई कि वो ये सब देखेगा। और वॉरेन हेस्टिंग्स उस टाइम फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टेब्लिश। एक नया सिस्टम आया जस्टिस को लेकर कि न्याय की प्रक्रिया कैसी हो, उसको लेकर एक नया सिस्टम आया जिसके तहत कोर्ट को 2 लेवल पे डिवाइड कर दिया गया। क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत बोला जाता था और सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत बोला जाता था। Maulvis and Hindu Pandits interpreted the Indian laws for the European district collectors who presided over the civil courts. The criminal courts were still under a qazi and mufti. तो अब जो है कहीं ना कहीं अभी तक जो सज़ा सुनाने का प्रावधान था वो इंडियन जो प्रीस्ट हैं वो ले रहे थे या काजी ले रहे थे। काजी और मुफ्ती ने इसको प्रोटेस्ट किया, तो अब जो है इन्होंने उसका भी तोड़ निकाल लिया। उसका क्या तोड़ निकाला इन्होंने कि इन्होंने बहुत सारे पंडितों को बिठाकर एक जगह उनकी मीटिंग्स करवाई, जिससे कि वो जिस बात पर सहमत होते हैं वो वाली कंडीशंस पे इन्होंने जजमेंट देने का फैसला किया। द मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्राह्मण पंडित्स गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्कूल ऑफ धर्मशास्त्र। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है वो ये आ रही थी कि जो पंडित थे वो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग चलना चाहते थे। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ। तो अब जो है हिंदुओं को ही ये काम सौंप दिया गया और फाइनली 11 पंडितों को बुलाकर धर्मशास्त्र के अनुसार उन्हें हिंदू लॉ बनाने के लिए कहा गया। NB हॉल हैड ट्रांसलेटेड द डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। और बाद में ये जो भी इन्होंने कानून दिए उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया। बाय 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम। और इसी तरह से मुस्लिमों के लिए भी कानून बनाए गए।
Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established. एक नया Supreme Court establish हो गया 1773 तक. While a Court of Appeal, सद्र निज़ामत अदालत was also set up at कोलकाता. एक और जिसमें अपील कर सकते थे आम लोग, वो भी सेटअप किया गया कोलकाता में, जिसका नाम था सद्र निज़ामत अदालत. द प्रिंसिपल फिगर इन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज कलेक्टर. डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा फिगर होता था वो होता था कलेक्टर की पोस्ट. हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट. तो उसका मेन काम क्या होता था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, जितने भी टैक्सेस थे वो कलेक्ट करता था और मेंटेन करता था लॉ एंड ऑर्डर अपनी डिस्ट्रिक्ट में. His office, the collectorate, became the new center of power and patronage that steadily replaced previous the holder of authority. उसके बाद जो है उसका कलेक्ट्रेट, उसका ऑफिस जो था वो सेंटर ऑफ पावर बन गया था, बहुत सारी पावर उसको मिल गई थी. उसके बाद कंपनीज, आर्मी. अब जब इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन बना लेंगे तो डेफिनेटली आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी. आर्मी में भी कुछ बदलाव किए गए. Colonial rule in India brought in some ideas, administration and reform, but its power rested on its military strength. कोई भी अगर हमारे सामने पावर आती है, रूल आता है, तो डेफिनेटली उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि वो कितना सक्सेसफुल होगा. द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑन कैवलरी. जो मुग़ल आर्मी थी वो कैवलरी पर बेस थी. कैवलरी यानी घुड़सवार जितने भी होते थे, ज़्यादातर जो सोल्जर्स थे वो ट्रेंड सोल्जर्स थे ऑन हॉर्स बैक, लेकिन वो लड़ाई लड़ते थे घोड़ों पर बैठकर. एंड इन्फेंट्री दैट इज़ पैदल. और कुछ जो सोल्जर थे वो इन्फेंट्री उनको बोला गया है, जो कि पैदल थे. तो देयर वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी. तो जो पैदल सेना थी उसको और भी ट्रेनिंग दी गई, तीरंदाजी की ट्रेनिंग उसको दी गई. एंड यूज्ड ऑफ स्वॉर्ड, तलवारों को कैसे यूज़ करना है उस चीज़ की ट्रेनिंग उनको दी गई. द कैवलरी dominated the army, professionally trained infantry. The rural area had a large number of armed peasants and local zamindar often supplied the Mughal with पैदल सोल्जर्स. तो काफ़ी सारे मुग़ल जो छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव्स थे, जो रूलर्स थे, वो ब्रिटिशर्स को पैदल सेना दे दिया करते थे. पैदल सेना मैं कहूँ सप्लाई किया करते थे. द चेंज occurred in the 18th century when Mughal successor state like Awadh, Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. लेकिन 18th सेंचुरी में अवध और बनारस कुछ ऐसे प्लेस हुए हैं जिन्होंने अपनी ही आर्मी बनानी शुरू कर दी थी. द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिकेम रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी विच केम टू बी नोन एज सिपॉय आर्मी. अब जो है ब्रिटिशर्स ने भी जैसे अवध में सेना बनी थी उसी की तर्ज पे इन्होंने भी अपनी आर्मी बनानी शुरू की और उसको नाम दिया सिपॉय आर्मी. सिपॉय जो है वर्ड वो सिपाही से निकला है और जिसका मतलब होता है सोल्जर. As welfare technology changed from 1820, the cavalry requirements of the company army declined. This is because the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan and Egypt, where soldiers were armed with musket and matchlocks. The soldiers of the company army had to keep pace with changing military requirements, and its infantry regiment now become more important. जो इन्फेंट्री रेजिमेंट थी यानी जो पैदल सवार थे उन पर ज़्यादा ध्यान देने लगी आर्मी, क्योंकि उनको हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता था, हर जगह घोड़े नहीं जा सकते थे. इन द अर्ली 19th century द ब्रिटिश बिकेम टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर. अब जो है अर्ली 19th century तक एक जैसा मिलिट्री कल्चर जो है अपना लिया था ब्रिटिश आर्मी ने. सोल्जर्स वर increasingly subjected to European style training, drill and discipline, and regulated their life far more than before. Often this created problems since caste and community feeling were ignored in building a force of professional soldiers. Could individuals so easily give up their caste and religious feelings? तो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे सेना के रूल. कई बार सैनिकों को अपने कास्ट और रिलीजियस जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो भी छोड़ने पड़ते थे. तो क्या सोल्जर्स के लिए इतना आसान था उस समय? तो आंसर आएगा नहीं. उनके रिलीजियस फीलिंग्स को दबाना उतना आसान नहीं था. Could they easy see themselves as only soldiers and not the member of communities? What did the sepoy feel? How did they react to the changes
in their lives and their identity, that is their sense of who they were. The revolt of 1857 gives us a glimpse. तो हम जो है 1857 का जब रिवोल्ट पढ़ेंगे तो हम उस रिवोल्ट में ये देखेंगे कि क्या असर होता है एक सोल्जर का जब उस पर इम्पोज कर दिया जाता है कि उसको अपना रिलीजियस कल्चर छोड़ना है, कि जिस धर्म से वो बिलोंग करता है उसका और कोई धर्म नहीं है, सिर्फ सिपाही ही उसका धर्म है। तो आगे इसी के साथ ये चैप्टर जो है फिनिश होता है यहाँ पर, और कंक्लूजन में यही बताया गया है कि किस तरह से जो कंपनी की जो पावर है वो धीरे धीरे चेंज हुई और प्रोग्रेस करती गई कंपनी। टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया बाय सी। पहले उसको 6 से 8 महीने लगते थे कि इंडिया तक पहुंचने में, लेकिन अब जो है उसने ये जर्नी ही ख़त्म कर दी थी। फाइनली वो यहीं पर अपनी फैमिलीज़ के साथ आकर रहने लगे थे। और 1857 में कंपनी केम एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और कह सकते हैं हम कि 1857 तक 63 टोटल एरिया जो था इंडिया का, उसका 63% कंपनी के अंडर था और 78% पॉपुलेशन जो है वो सब कॉन्टिनेंट की, इंडिया की ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई थी। Combined with its indirect influence of the remaining territory, the population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control. हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो है सारा इंडिया आ गया था। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश करते हैं। आपको NCERT एक्सरसाइज जल्द ही भेज दी जाएगी। होपफुली आपने चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा और पढ़ा होगा।